ओके जब हमने लास्ट सेशन शुरू किया था तो आज हसन ने एक पुरानी बात याद कराई, तो मैंने कहा अच्छा हुआ तुमने वो पुरानी बात याद कराई है। व्हेन वी स्टार्टेड लास्ट सेशन, तो उस वक्त जो है वो बच्चे पीआरसी से जो है वो यहाँ पे आ गए थे डायरेक्टली। तो आप तो एक कैफ की कुछ क्लासेस लेके फिर आए हो ज्यादातर, तो दे वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय टीचर्स लाइक माई सेल्फ, सर माजिद। तो पिछले सेशन में बहुत ज्यादा, इस सेशन में तो कुछ कम नजर आ रहा है, पिछले सेशन में इतना ज्यादा। और मेरे पास केएनएस के प्रिंसिपल भी आए और कुछ और भी लोग आए। बोला यार ये क्या हो रहा है कि अब टीचर्स जो हैं और स्टूडेंट्स जो हैं हमें चेक कर रहे हैं कि यार ये, मतलब हर यार ये तो, जैसे साजिद मेरे पास आया है ऑडिट का, ही वॉज अनॉइड। बोलता यार ये क्या हो रहा है। बोलता मैंने तो बच्चों को कह दिया कि अगर नहीं लेना तो आप जाओ। ना वो बड़ा फ्रस्ट्रेट हुआ और अब तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने कहा कि मैं 2 साल के बाद, हो सकता है कि इससे पहले ही जो है वो टीचिंग छोड़ दे। तो आप लोगों ने एक अच्छे टीचर को जो है वो इतना अनॉइड करके जो है। तो हमारे यहाँ पे भी जो ना कॉस्टिंग की जब क्लासेस हो रही थी, तो जो नए स्टूडेंट्स थे जिनको हमने FAR 1 वगैरह नहीं पढ़ाया, तो कई रोज तक जो है वो आगे ये चेक करते थे कि यार तबानी साहब कपड़े कौन से पहन के आए, बाल सही से बना के आया कि नहीं आए, ठीक है ना। और पेन जो है वो महंगा लगा के आए, वो टिक टिक वाला लगा के आए। तो क्या हो गया यार। अच्छा आप मुझे अब ये बताओ कि 25 साल के बाद भी अगर कोई मुझे कॉस्टिंग में चेक करेगा कि मैं कॉस्टिंग पढ़ा सकता हूँ कि नहीं, तो फिर तो उस स्टूडेंट की एबिलिटी के ऊपर सलूट है कि उसको कितना आता होगा कि वो मुझे चेक कर रहा है। सर माजिद को चेक करेगा कि यार वो, उनका वजन कम हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है ना, वो ग्रीन टी सही से पी रहे हैं कि नहीं पी रहे, है ना। तो यार 2 कप कहीं कम तो नहीं पी लिया, यार ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो बाबू। तो फिर मैंने भी जो ना 1 महीने के बाद जब मुझे लगा कि ये सिलसिला रुक नहीं रहा, तो मैंने कहा यार ये आखिरी क्लास है, इसके बाद जिसको एडमिशन चाहिए वो ले, नहीं चाहिए तो चले जाए। एक फाइनल डिसीजन। सर नुकसान क्या हो रहा था, वैसे मैं आपको नुकसान की बात बता रहा हूँ। तो मैंने कहा यार अच्छा हुआ तुमने इस दफा रिमाइंड करा दिया। देखिए जब आप टीचर्स को टेस्ट करने बैठते हो ना, और इतने लंबे, ठीक है, यू हैव एन ऑप्शन। तो जब आप टेस्ट करने बैठते हो ना, तो किसी की कोई चीज प्लस होगी, किसी की कोई चीज माइनस होगी। तो अल्लाह ने आपकी 5 उंगलियां खुद सेम नहीं बनाई है, 2 भाई बराबर नहीं होते, हर चीज डिफरेंट तो होगी। तो कहीं ना कहीं कुछ प्लस होगा, कुछ माइनस होगा। कोई बहुत अच्छा बोलने वाला होगा, हो सकता है उसके कंटेंट इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, तो आपको बोलने वाला बहुत अच्छा लगेगा, एंड में जाके रोगे। कुछ के कंटेंट्स बहुत अच्छे होंगे, वो बोलने वाला बहुत अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको हर चीज को जो है ना देखना है, यार हमने सिर्फ बोलने को सुनना है या कंटेंट्स भी देखना है। असल आपको ऑब्जेक्टिव दोनों है। आपको क्लास में बहुत, ये भी लिख, आपको क्लास में बहुत ज्यादा इश्यूज भी ना है, और एट द एंड आप एग्जाम पास कर। असल बॉटम लाइन ही होना चाहिए। मैंने कहा कि यार ये लास्ट टाइम फिर हमने उसको कहा कि जिसको नहीं लेना वो ना ले, और फिर इसके बाद तो 1 महीने तक आप यकीन माने कि हर इंस्टीट्यूशन में, नॉट ओनली TSA, वहां पे कोर्स इतना डिफेक्टिव हुआ कि जिसको हद नहीं। अब जो इन चीजों को सोचता नहीं है और सिर्फ कमर्शियल ऑब्जेक्टिव को सोच रहा होता है, उनके लिए तो बॉदर नहीं करता। लेकिन जो सोचता है कि यार मेरा बच्चा पास भी हो, उसके लिए बॉदर करता है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो टेस्टिंग वाला सिस्टम ना, उसको कम से कम रखें। और जो चीज है वो है, और कोई पहली दफा थोड़ी पढ़ा। और लेगेसी देखें, चीजें देखें, और जहां आपका कॉन्फिडेंस आता है वहां आप उसको देखें, ठीक है ना। क्योंकि अगर टीचर को आप टेस्ट करने बैठोगे, आप जरूर ऑब्जर्व कर लें, चीजों को देख लें, लेकिन टीचर की रेस्पेक्ट और टीचर को आप डायल्यूट नहीं करोगे, एडजस्ट नहीं, वो नहीं करोगे, तो फिर आप उससे सीख नहीं सकोगे। तो सीखने के लिए जो है
इन चीजों का होना बहुत जरूरी है कि आपका ट्रस्ट लेवल जो है वो टीचर के ऊपर बहुत अच्छा हो, ठीक है ना। तो ये मुझे उसने जब बताया, और लास्ट टाइम जो हमारे साथ ये चीजें हो रही थी, तो फिर मैंने कहा कि अच्छा भाई ये तुमने बता दिया कि कम से कम जो है। दूसरी एक चीज ये होती है कि नया ट्रेंड आया हुआ है कैफ का, ठीक है ना। हम भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, और मैंने आपको कल भी कहा था कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दोनों पेपर को सामने रख के टीचर्स जो है इसको ऑब्जर्व करें और देखेंगे क्या ट्रेंड को जो है वो हमें एडजस्ट करना है या नहीं करना। तो इन चीजों को देखते हुए जो है इंशाल्लाह, तो ट्रस्ट योर फैकल्टीज वेर एवर यू आर टेकिंग द क्लासेस, एंड देन इसके बाद टेक योर क्लासेस। बहुत ज्यादा जो है और बहुत क्विकली जो है ना माइंड मेकअप कर ले। बहुत ज्यादा अगर लंबा करोगे, मैंने बहुत दफा एक चीज समझाई बच्चों को, और ये मैंने कहीं ऑब्जर्व किया कि एक सेल्समैन जो है घर, उसके पास बहुत सारी आइटम्स है, और अगर किसी को सारी आइटम्स दिखा देगा ना, मुझसे गारंटी ले ले कि वो चीज बाय नहीं करेगा। तो सारी आइटम दिखा देगा ना, वो चीज बाय नहीं करेगा। और अगर आपने उसका माइंड रीड किया और उसको सेलेक्टिव चीजें दिखा दी, वो डेफिनेटली बाय कर लेगा। होता क्या है कि जब आप बहुत सारी चीजें दिखाते हैं ना, तो आप पजल्ड हो जाते हैं और फिर आप डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसलिए जो है वो जब आप बहुत सारी चीजों को देख रहे होते हो, कर रहे होते हो ना, तो आप पजल्ड ज्यादा हो जाते हो और कैप्चर चीजों को नहीं कर पाते। तो इस चीज का ख्याल रखते हुए जो है, और देखिए अगर आप, मैंने देखा है कि जो भी स्टूडेंट जो अपने ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होता है उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, और जो सिर्फ टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है उसके रिजल्ट जो है वो कंपैरेटिवली उतने स्ट्रांग नहीं होते। पहले तो आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें, ठीक है ना, क्योंकि टीचर ने पास नहीं कराना, पास तो आपने खुद ने होना है। आपकी एफर्ट्स जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसको देखते हुए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ट्रेंड को भी फॉलो करें। और तो सबसे पहले तो इसी टॉपिक फैक्ट्री ओवरहेड के ऊपर एग्जामिनर ने यू टर्न पकड़ा आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years मींस 20 अटेम्प्ट। तो जब एक ट्रेंड 20 अटेम्प्ट से वही आ रहा था, तो आप मुझे बताइए कि हमारा जो भी टीचर्स है उसका एम्फेसिस जो है वो उसी के ऊपर होगा, या जो नहीं आ रहा सिर्फ उसी के ऊपर होगा। 10 अटेम्प्ट से 10 साल से 20 अटेम्प्ट से वो ये था। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जो है दो किस्म के सवाल आते हैं। एक आता है फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स, और एक आता है आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड डिपार्टमेंटल। पिछले 10 अटेम्प्ट से 2014 सितंबर से तकरीबन हर अटेम्प्ट में या जब भी आया वो ये वाला सवाल आया। स्टडी टेक्स्ट के अंदर 90% ऑफ द एरिया वो इसी के ऊपर एम्फेसिस था। तो हम, जैसे मैं हर अटेम्प्ट में पहले इसको भी कराता हूं, अगर किसी ने क्लास ली हो पिछली, तो मैं फैक्ट्री ओवरहेड रेट जरूर करवाता हूं, ठीक है ना। और मैं कहा ये करता हूं कि ये जो टॉपिक है, और खास करके ये एरिया जो है, इसको मैं अक्सर कहता हूं कि कुछ टॉपिक हमारे हैं वो अम्ब्रेला टॉपिक है। अगर आपको याद हो, अम्ब्रेला टॉपिक का मतलब क्या होगा कि इसका इंपैक्ट जो है वो पूरी कॉस्टिंग में अप्लाई हो रहा होगा। दैट इज नोन एज अम्ब्रेला टॉपिक, ठीक है ना। तो फैक्ट्री ओवरहेड अगर आपने अच्छी तरीके से नहीं समझा, तो ये चैप्टर तो अपना है ही, लेकिन अगले सारे टॉपिक जो है वो वीक हो जाएंगे। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इसकी एप्लीकेशन जो है वो समझ में आनी चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो एग्जामिनर ने इस अटेम्प्ट में क्या किया कि वो यू टर्न पकड़ के जो है उसने एक सवाल नहीं बल्कि 2 सवाल पूछे रेट के ऊपर। छोटे छोटे सवाल थे। तो अब हम क्या करें, तो अब अगली अटेम्प्ट में मेरा अपना असेसमेंट है, अगर अव्वल तो पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो फिर वो डिपार्टमेंटल का पूछेगा, रेट का नहीं पूछेगा। लेकिन हमने रेट को भी
कोशिश करना है कि जो इसकी मेरिट है, और साथ ही साथ जो है जो इसके जो आफ्टर इफेक्ट है रेट्स के बाद, उसको भी हम समझें। यहाँ पे मैं इसको पहले फेज में एक दफा कराऊंगा, इसके बाद एक आध क्लास जब बाद में आपकी दूसरे टॉपिक हो जाएंगे। इसमें टॉपिक का आपस में बड़ा लिंक भी है, एक टॉपिक का दूसरे के साथ, दूसरे के साथ पहले के साथ, तो बड़ा लिंक है। तो जैसे जैसे आप ग्रो करोगे ऐसे ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स जो है उसको आज हम डिस्कस करते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स की इंपॉर्टेंस क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं, एंड व्हाट वी रियली मीन बाय फैक्ट्री ओवरहेड। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था कि कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ रिकॉर्डिंग, यहाँ पे जो है आपको देखना पड़ेगा फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स हम पढ़ क्यों रहे, या फैक्ट्री ओवरहेड हम पढ़ क्यों रहे, ठीक है ना। तो इसको हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। किस तारीख क्या why factory overhead are necessary? तवज्जो चाहिए प्लीज, ठीक है ना। तो आपको इसकी रैशनल समझ में आएगी कि हम फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब शुरू के एक हफ्ते के अंदर, फॉर एग्जांपल जनवरी 2022 ये हमारा पहला साल है, इसमें जो है 2022 में हमारा एक जॉब पहले हफ्ते में कंप्लीट होगी, ठीक है ना। फर्स्ट से लेके 7 तक 2022 में ये जॉब स्टार्ट हुआ और कंप्लीट हो गया। देखिए, कॉस्टिंग के अंदर टाइमली इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इंफॉर्मेशन बाद में मिली तो उसका कोई फायदा नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हम साल का इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही जॉब कंप्लीट हो गया उसका डेटा उसी दिन या अगले दिन मिलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर कोई गारमेंट फैक्ट्री है या कोई आप कस्टमर के रिक्वेस्ट के ऊपर कोई चीज बनाते हो, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर है, चले अब छोटे छोटे पैकेजेस आप बनाते हो कस्टमर्स की डिमांड पे, एक जॉब आया उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी, ठीक है ना। आपने क्या किया कि उस जॉब की कोटेशन दी पहले एस्टिमेट करके, आपके पास का सिमिलर जॉब कुछ नहीं था, आपने उसकी एस्टिमेशंस की और कोटेशन सबमिट कर दिया, फाइन, जो भी आप कर सकते थे। और कोटेशन आप ज्यादा करोगे तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, तो हम बड़ा कन्फाइन होकर जो है वो ऑर्डर या कोटेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। कोटेशन आपने दे दिया, फिर हम उसको जैसे ही जॉब कंप्लीट होगा तो उसको क्या करेंगे, अपने कोटेशन से कंपेयर करेंगे। अब सिमिलर किस्म का कोई भी जॉब आएगा तो आपका एक्चुअल डेटा आ गया ना। अब फॉर एग्जांपल पहले हमने गलत दिया था, अब गलत क्या दिया था, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। अगर ज्यादा दिया था और एक्सेप्ट हो गया तो आपके लक, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब आपके पास गुंजाइश इतनी आ गई कि अगर कभी कंपटीशन होगा तो आपको पता लगेगा यार वो 2 लाख रुपए का नहीं था, बल्कि हम अगर 1.75 में भी दे देते तो हमें प्रॉफिट हो जाता। तो कम से कम आपके पास मार्जिन ऑफ नेगोशिएशन जो है वो आ गया ना, इसका फायदा ये। और अगर 2.25 का पड़ गया तो हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, उससे ज्यादा का देंगे। तो दोनों फायदे हैं, ठीक है ना।
हमें टाइमली बेसिस पे डेटा का मालूम होना उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा जरूरी होता है। देयरफॉर अब सुनिएगा लिमिटेशन, और मैंने आपसे क्या कहा, जो आप सोचोगे वही आपका कॉस्ट अकाउंटिंग होगा। अब 1 से लेके 7 तक आपने मटेरियल कितना लगाया, अब मुझे बताइए कि क्या 7 तारीख को जॉब कंप्लीट हुआ उसका एक्चुअल डेटा अवेलेबल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, उसमें तो कोई इशू ही नहीं है। फिजिकली मटेरियल आया, आपके पास रेट अवेलेबल है, क्वांटिटी अवेलेबल है, डेटा के अंदर ऑलरेडी हो चुका होगा। मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था कि आपको परफ्यूजन यूज करना होता है, तो यस इसका डेटा अवेलेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मटेरियल की एक्चुअल फिगर एनी टाइम मिल जाएगी, ठीक है ना। तो एक्चुअल मटेरियल मिल गया, फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए का मटेरियल लगा इस पर। डायरेक्ट लेबर आजकल के जमाने में तो उसको बताना बिल्कुल भी आसान हो गया है, तो डायरेक्ट लेबर का एक्चुअल डेटा मिल जाएगा ही नहीं बहुत आसानी से, क्योंकि आजकल बार कोड सिस्टम और ये सिस्टम और वो सिस्टम से डेली बेसिस पे आवर्स रिकॉर्ड होते हैं। आवरली रेट होगा उस लेबर का जो ना, वो क्या होता है, बार कोड के साथ साथ उसका एक कोड नंबर होता है, तो उसका रेट होगा, रेट से फॉर्डर जैसे ही जॉब कंप्लीट हुआ तो आपने एक बटन क्लिक किया, पीछे से प्रोग्रामिंग आपकी की हुई होगी, उसके बाद इस जॉब के ऊपर कितना लेबर लगा हुआ है, कितने घंटे लगे हुए, वो इमीडिएटली एक्चुअल या बजटेड एक्चुअल अवेलेबल मिल जाएगा। तो आपको एक्चुअल इसका डेटा मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1,60,000 फैक्ट्री ओवरहेड, 7 तारीख को जॉब कंप्लीट हो गया, इसका डेटा एक्चुअल डेटा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो 7 तारीख को बिजली का बिल थोड़ी को आ जाएगा, 7 तारीख को रिपेयर एंड मेंटेनेंस का बिल नहीं आ जाएगा, 7 तारीख को एसेट्स का कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर कुछ एसेट्स जो अभी तैयार हो रहा है, ठीक है ना, उसका डेटा अभी कैलकुलेट करना है, उसकी वो होगी बहुत। और क्या एक ही चीज होती है क्या फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर? नहीं, एक लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं। इसका मतलब है उसका, और अगर एक्चुअल के चक्कर में पड़ेंगे और कितने जॉब के ऊपर लगा, फॉर एग्जांपल आप 50 जॉब के ऊपर काम कर रहे हो, तो इस जॉब के ऊपर ओवरहेड कितना है? वो तो ओवरहेड तो कॉमनली लगता है ना, तो बहुत सारे इवेंट बर्ड्स होंगे। इसका मतलब है कि एक्चुअल डेटा मिल तो जाएगा लेकिन टाइमली नहीं मिलेगा, हमें तो निकालना है। तो ये लिमिटेशन आ गई। वाई ओवरहेड रेट, तो हम क्या करते हैं, पहले से एक प्री डिटरमाइंड रेट कैलकुलेट कर लेते हैं कि पर यूनिट इतना लगेगा, या पर रुपी ऑफ लेबर मटेरियल इतना लगेगा परसेंटेज। फॉर एग्जांपल अगर हमारी इंडस्ट्री ऐसी है जिसके ऊपर, जिसका इन्फ्लुएंस जो है वो मटेरियल के ऊपर है, फॉर एग्जांपल एक गोल्ड इंडस्ट्री है जहां हम गोल्ड के ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं, तो अब गोल्ड इंडस्ट्री के ऊपर सारे ओवरहेड का ताल्लुक किसके साथ होगा? मटेरियल के साथ। तो इसका मतलब कि जितना गोल्ड ज्यादा लगेगा उतना आपका ओवरहेड भी प्रोपोर्शनेटली। तो इसका मतलब है कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो रेट होना चाहिए वो किस बेसिस पे होना चाहिए? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेसिस के ऊपर। लेदर इंडस्ट्रीज के अंदर 70% ऑफ योर कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ मटेरियल लेदर, तकरीबन 12, 13, 15, 20% जो है वो लेबर, और बाकी ओवरहेड। तो इन्फ्लुएंस किसका होगा? जिसके ऊपर ज्यादा मटेरियल लग रहा है उसी के ऊपर आपके ओवरहेड ज्यादा होंगे ना। तो देयरफॉर उस इंडस्ट्री के लिए भी, तो अज्यूमिंग कि हमने फैक्ट्री ओवरहेड रेट पहले से निकाल लिया एट द रेट ऑफ 60% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो हमने अपने, अब ये कैसे निकाला, क्यों निकाला, वही आज का लेक्चर है। 60% आया कैसे, और 60% गलत हो गया तो आपकी सारी कॉस्टिंग गलत होगी। तो 60% की एक्यूरेसी आज हम समझेंगे, ये रेट एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये मैं समझ आपको ये समझाना चाह रहा हूं व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग रेट एंड व्हाट एक्चुअली रेट इज। तो और जरूरत नजर आ रही है नहीं आ रही? डेली बेसिस पे आपके पास प्रोसेस कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं, ये तैयार कर रहे हैं,
ठीक है ना, पता नहीं इसके अंदर क्या करते हैं, ठीक है ना, तो ये तैयार कर रहे हैं, तो वहां पे प्रोसेस कॉस्टिंग यूज हो रही है, ठीक है ना, 5,000 डब्बे इसके तैयार हो गए। तो अब जिसका जहन जैसे जा रहा है, ठीक है ना, मैंने तो नाम नहीं लिया, अब आप लोग कुछ और समझ रहे हैं, मैं कुछ और समझ रहा हूं, ठीक है ना, वो तो एक गलत बात। तो मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, ठीक है ना, कौन कौन सा ब्रांड यूज करता है। तो फिर आपका जहन गलत जा रहा है, ठीक है ना, तो मैं तो सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं वही कह रहा, जिसका जैसा जहन होगा वैसे जो है वो चले, फाइन, गुड हो गया। अच्छा अब देखें, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अब प्रोसेस कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं, हर रोज उस प्रोसेस से माल दूसरे प्रोसेस में जा रहा है, तो जो एक प्रोसेस की कॉस्ट है वो भी तो कंप्लीट होगी ना, तो उसमें मटेरियल लगा एक्चुअल, लेबर लगा एक्चुअल, ओवरहेड कौन सा, ये रेट अप्लाई करेंगे और उसकी कॉस्टिंग करके आगे बढ़ाएंगे, इंतजार थोड़ी करेंगे यार। तो कॉस्टिंग में अगर इंतजार किया तो आपकी कॉस्टिंग नहीं हो सकती, तो कॉस्टिंग के अंदर डेली बेसिस पे आपको डेटा चाहिए होता है, अगर नहीं होगा तो आप कंट्रोल्स कैसे अप्लाई करोगे, तो देयरफॉर रेट की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी, सिर्फ मैं आपको बताना ही चाह रहा हूं कि व्हाट इज रेट, व्हाट इज दी, इसके बगैर कॉस्टिंग हो नहीं सकती, और अगर ये रेट गलत हो गया तो सारी कॉस्टिंग गलत हो, ठीक है ना, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझे। तो अब मैं इसको इसका नाम पता है क्या, जब हम इसको चार्ज करेंगे तो किस बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल इस जॉब के ऊपर कितना लगा, 3 लाख, हम क्या कह रहे हैं 60% ऑफ दिस, इसका मतलब क्या हुआ 180, ओके, तो 640 जो है ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। अब मुझे तवज्जो के साथ बताइएगा, अच्छा दूसरा कलर नहीं है, मुझे बताइए कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ओवरहेड, वो तो एक्चुअल हो गया मटेरियल लेबर, इसको क्या कहेंगे, एस्टिमेटेड, बजटेड, ये दोनों वर्ड गलत है। अप्लाइड सर, अप्लाइड, देखें इसको हम कहते हैं अप्लाइड या एब्जॉर्ब, ये इतना बड़ा मसला है ये, उसमें आपकी लैंग्वेज यूज करना चाह रहा था लेकिन रुक गया मैं, ठीक है ना, इतना बड़ा भंड है ना, तो हाँ आप बोलेंगे सर पता कौन सी चीज पी के आए हैं, तो फिर आपका जहन कहीं और जा रहा है, पता नहीं क्या पी के आए हैं जिससे ऐसी बातें कर रहे हैं, है ना, तो मैं आपका जहन देखना चाह रहा हूं, जो जितना ज्यादा हंस रहा है उसका जहन उतना ही खुला है। हाँ, अच्छा सुन लें, तो हुआ ये कि ये इतना बड़ा मसला है, मैं अभी आपके सामने ये सारी चीजें क्लियर करूंगा कि एब्जॉर्ब और अप्लाइड में क्या फर्क है, सॉरी एब्जॉर्ब और में क्या फर्क है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, अगर ये छोटी छोटी सी गलतियां करोगे कॉस्टिंग में सारी मसले आ जाएंगे। तो मैं आपको अभी यहाँ पे बजटेड वर्सेस अप्लाइड, इसका फर्क भी अभी समझाता हूँ, जैसे जैसे आगे बढ़ते हम इसको ये भी समझते हैं, तो ये कॉमन मिस्टेक्स है, और ये मिस्टेक्स जब मैं ये समझा दूंगा तो 20-25% फिर भी रहेंगी, फिर आस्ते आस्ते करके ये रिमूव हो जाना चाहिए, और इसमें कोई गलती नहीं रहनी चाहिए। ओके, हमने अपना काम चला लिया, कुछ टाइम के बाद, महीने 2 महीने 3 महीने के बाद आपने एक्चुअल डेटा निकाला और फिर देखा कि इसके ऊपर कितना लगा, ठीक है, फिर हमने देखा कि एक्चुअल लेबर जो लगा इसके ऊपर, सॉरी एक्चुअल ओवरहेड जो लगा वो लगा 185,000, कितना लगा 185,000, ठीक है। अब इसके दो फायदे, एक तो एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा लगा, हमारा होना कितना चाहिए था, इसका मतलब है कि एक्चुअल ज्यादा लग गया तो वेरिएंस एनालिसिस करेंगे और इसकी रीजन मालूम करेंगे ये ज्यादा क्यों लग गया था, या
या तो कंट्रोलेबल है वो एलिमेंट्स या अनकंट्रोलेबल है, रीजन जब सामने आ जाएगी, या तो ये सही है या ये रेट सही नहीं है, और अगर ये रेट सही नहीं है तो इस रेट को एडजस्ट करो ताकि आप अगले ऑर्डर में जो है गलत रेट अप्लाई ना करो। फायदा तो है ना यानी केस। तो वेरिएंस एनालिसिस का जो है चैप्टर पर रखा हुआ है इसलिए कि हम उसकी एनालिसिस करेंगे, इसकी रीजन क्या है, और फिर रीजन एक नहीं होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओवरहेड की तकरीबन 7-8 रीजन है जिसकी वजह से वेरिएंसेस आते हैं। वेरिएबल के अलग होंगे, फिक्स के अलग होंगे, तो आप ये सारे एनालिसिस करोगे क्यों आया। तो अब आपने इन दोनों का डिफरेंस कितने का आया, 5000 का। सबसे पहले तो बताइए कि इसको मैं, इसके 2-3 नाम है। या तो मैं कहूंगा ये अप्लाई, अप्लाई कितना किया, एक्चुअल कितना आया। इसके नाम को याद रखना बहुत आसान है। अब स्टूडेंट्स तो याद करते हैं, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। थोड़ा सा ये क्या हुआ, ओवर कैसे हुआ, अंडर नहीं हुआ। अप्लाई कितना किया, एक्चुअल कितना हुआ, अप्लाई कम किया या ज्यादा किया, अंडर अप्लाई, क्या कहेंगे, अंडर अप्लाई। ये भी सिखाएं, ठीक है ना। तो क्या हुआ ये अंडर अप्लाइड। इसका मतलब है कि यहाँ पे होना कितना चाहिए था, 185, अंडर अप्लाई हो गया। अब क्या करें, जब एक्चुअल टाइम आ जाएगा, जब हम एक्चुअल रिपोर्ट कर रहे होंगे, तो अगर मैं इस कॉस्ट के अंदर इसको बाद में, शुरू में तो अपना काम चला लिया, अगर मैं 5000 इसमें ऐड कर दूं इस जॉब के ऊपर, तो 645 एक्चुअल आ गया है नहीं। तो कॉस्टिंग के अंदर ऐसा नहीं होगा कि हम अंडर रखेंगे या ओवर रखेंगे, नहीं, अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे कि वो फर्क क्यों आया, ताकि हम आगे इसका एडवांटेज ले सके, और फिर इसका जो कम या ज्यादा आया था, अगर ज्यादा अप्लाई हो चुका होता तो एक्चुअल पे कन्वर्ट हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड। तो एक सवाल आया वो इसकी एप्लीकेशन के ऊपर आया, और मैं हमेशा से इसके ऊपर एम्फेसाइज करता रहा हूं। तो इसकी बुक कीपिंग कैसे होगी, क्या होगी। तो वर्ड आपको इंट्रोड्यूस हो रहा है, मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, ठीक है ना। तो अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड भी हम इसके ऊपर डिटेल में जो है आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड, तो कम या ज्यादा होगा वो एडजस्ट तो हो ही जाएगा। तो इसको क्या कहा हमने, अंडर अप्लाइड, ओवर अप्लाइड, ठीक है ना। और भी उसके नाम है, आस्ते आस्ते करके हम उसको भी सीखेंगे। ये हमारा प्रोसेस होता है। तो अब मुझे बताइए कि क्या हम अपना प्रोसेस शुरू करने से पहले, कोई भी कंपनी अगर फैक्ट्री ओवरहेड रेट नहीं निकालेगी तो क्या उसकी कॉस्टिंग शुरू हो सकेगी, नहीं। तो आपको हमेशा से पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालना जरूरी है, ठीक है। सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिलता है डिटरमाइन का मिलता है, पहले से निकाल लें। कौन सा डिटरमाइन। लेकिन आप कहते हैं नहीं यार मैं जो है ना प्री निकालना, तो आप क्या करोगे, इंतजार करोगे, एक्चुअल ओवरहेड निकालो और सारे जॉब के ऊपर चार्ज कर दोगे। लेकिन उसका एडवांटेज कम है, ज्यादा एडवांटेज इसका है प्री डिटरमाइन ओवरहेड। प्री डिटरमाइन का मतलब कि आपने पहले से निकाल लिया। तो हमारे पास तो वाई फैक्ट्री ओवरहेड रेट आर नेसेसरी, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि उसका एक्चुअल डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं होता, तो हमने ये निकाल दिया। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ ओवरहेड रेट्स, एक कौन सा हो गया, प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट, और दूसरा जो है एक्चुअल ओवरहेड रेट। ज्यादातर हम कौन सा रेट यूज करते हैं, प्री डिटरमाइन, जब भी तो वेरिएंस एनालिसिस होगा। जब आपने एक्चुअल को एलोकेट किया तो क्या वेरिएंसेस आएंगे, नहीं। क्या आपको पता था कि इतने होने चाहिए थे, नहीं, जो हुआ बिस्मिल्लाह। तो आप नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो कौन सा करते हैं, और ये रेट निकलता कैसे, हाउ टू डिटरमाइन द फैक्ट्री ओवरहेड रेट, रेट निकालेंगे कैसे। तो हाउ टू कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड रेट, चाहे वो
प्री डिटरमाइन हो या एक्चुअल हो, दोनों का फॉर्मूला एक ही है, हाउ टू डिटरमाइन फैक्ट्री ओवरहेड रेट। अगर मैं प्री डिटरमाइन की बात कर लूं, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्री डिटरमाइन की बात कर रहा हूं, बेसिस में कौन सा यूज कर रहा हूं यहाँ पे, शुरू में सिर्फ मटेरियल का यूज करता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अभी थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा कि बेसिस कौन से हो सकते हैं और हो सकते हैं, ठीक है। हर चीज की क्यों का जो है जब आपको मिलना चाहिए। तो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट कैसे निकालें, तो हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल हम 2021 में बैठे हुए हैं यहाँ पे और एस्टिमेट कर रहे हैं अक्टूबर 2021 में, हम एस्टिमेट करना चाह रहे हैं 2022 का रेट। तो आप क्या करोगे, 2022 के कितने ओवरहेड्स लगेंगे, तो उसके लिए सबसे पहला काम जो मैंने आपको कहा था कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है, आपका रेवेन्यू या सेल्स, जो सेल्स बजट बना होगा उसी बेसिस पे आपका क्या होगा, एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड होगा या नहीं। तो आप उसको सेल्स बजट कह लें या कैपेसिटी कह लें, कि हम किस कैपेसिटी पे काम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो है वो 1 लाख यूनिट की कैपेसिटी है और हमारा रेवेन्यू जो है, जो इस साल का जो बजट बन रहा है हमारा, तो वो 1 लाख की जगह पे 8 लाख के ऊपर है, जिसका मतलब हम 80% के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। 100% के ऊपर तो कोई नॉर्मली काम कम ही होता है। तो हम किस कैपेसिटी पे काम करना चाह रहे हैं, तो उस कैपेसिटी के बेसिस पे अपने ओवरहेड की 2022 का एक्चुअल ओवरहेड मिल जाएगा 21 के अंदर। क्या करेंगे, पहले तो अब अप्लाई, अब दिमाग में अप्लाई आ गया, एस्टिमेट गायब हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2022 का एस्टिमेट करेंगे, पूरे साल का, पूरे साल का इसको कहते हैं एस्टिमेट, पूरे साल का। तो मैं कहता हूं जो पूरा पिज्जा जो है वो है हमारा एस्टिमेट, उसका एक बाइट जो है वो अप्लाइड है। समझ में आई पूरे साल का। अब पिज्जा की बात आई तो ज्यादा समझ में आ गई कि चलो ठीक है यार, तो पूरा पिज्जा एस्टिमेट है क्योंकि वो पूरे साल का है, उसमें से एक जॉब कंप्लीट हो गया, अप्लाई कर दिया। तो ऐसे पूरे पिज्जा के अंदर से आप क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा जब निकाल के इसको अप्लाई कर दोगे तो वो क्या कहलाता है, अप्लाइड। तो एस्टिमेशन में और अप्लाइड में फर्क नजर आया नहीं। एस्टिमेशन का मतलब फुल, अप्लाइड का मतलब उसका पोर्शन, एक स्लाइस के लिए, एक बाइट के लिए, कुछ भी के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, पूरे पिज्जे को एक बाइट के साथ। फर्क है ना यार। तो अप्लाइड क्या होगा कि उसमें से जो एक पोर्शन जो है, जितना जॉब कंप्लीट हो गया उतना हमने वहां से अप्लाई। तो देयरफॉर अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एस्टिमेटेड, फॉर्मूला क्या है, अप्लाइड नहीं, एस्टिमेटेड ओवरहेड मींस किसी एक पीरियड का। अब नॉर्मली पीरियड क्या होता है, साल, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं यार वो पूरे साल में तो प्राइसेस बहुत चेंज होगी, तो हम 3-3 महीने का रेट निकालना चाहते हैं, निकाल लें। तो एस्टिमेशन का कोई ना कोई पीरियड होगा, तो नॉर्मली क्या होता है, 1 साल का एस्टिमेटेड ओवरहेड पूरा पिज्जा, ठीक है ना। बेसिस डिवाइडेड बाय बेसिस ऑफ ओवरहेड रेट। हम कौन सा बेसिस यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल। हम किस बेस पे यूज किया था हमने, डायरेक्ट मटेरियल। क्या बेसिस क्या मैं यूज करना चाह रहा हूं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेसिस। अज्यूमिंग कि मेरा पूरे साल का 2023 का वो 6 मिलियन जो है मेरा एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल था, पूरे साल का 2022 का एस्टिमेटेड बेसिस। तो मैंने डिटरमाइन किया कि मैं 2022 में कितना मटेरियल यूज करूंगा। एस्टिमेट तो कर सकते हैं ना, मैंने क्या कहा, वॉल्यूम देखेंगे, उस वॉल्यूम के बेसिस पे कितना मटेरियल लगेगा, तो वो तो हमारे बजट के अंदर आ गया। तो कितना मटेरियल यूज करूंगा, ये आ गया। इसी तरीके से मैंने एस्टिमेट किया कि पूरे साल में मेरा ओवरहेड कितना लगेगा, तो मैंने कहा कि मेरा ओवरहेड जो है वो 3,600,000 लगेगा।
तो मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 60% आ रहा है। तो ये रेट निकला कैसे होगा, 60% कैसे आया होगा? तो हम क्या देख रहे हैं, तो व्हाट एक्चुअली रेट इज, हमने देखा परसेंट। यार ये रेट जो है ना परसेंट नहीं है, मेरी बात तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये बहुत ही बात इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। हम लोग रेट को जो ना मुंशियों की तरह क्या कहते हैं, 60% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लेकिन जरा समझने की कोशिश करें, ये रेट एक्चुअली रिप्रेजेंट कर क्या रहा है। बहुत आसान सी बात है, और ये बात समझ में आ जाएगी फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुनिएगा जरा गौर से, रेट कुछ भी नहीं है। व्हाट इज रेट? रेट इज अ रेशियो टू बेसिस। व्हाट इज रेट? रेट इज अ रेशियो टू बेसिस। क्या मतलब? हम कहते हैं ना 60%। बात इतनी आसान सी है और आप समझते नहीं है तो कंफ्यूजन रहती है। व्हाट इज रेट? हम क्या कह रहे हैं, 60% ऑफ। क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस जॉब के ऊपर 100 रुपए का मटेरियल लगेगा उसके ऊपर 60 रुपए का फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा। रेट का मतलब ये बना या नहीं बना, मुझे बताएं ईमानदारी से। तो ये रेशो बना या नहीं बना? तो हम ये कह रहे हैं कि जिस जॉब के ऊपर तो हमारा रेशो क्या बना, हर 100 रुपए के ऊपर तो 2 लाख रुपए का रेशो के हिसाब से 1,20,000, 3 लाख रुपए के ऊपर 1,80,000 रेशो हो गया ना ये। तो बेसिकली रेट, हम सिर्फ रेट को रेट समझते, समझ में ही नहीं आ रहा तो हमने क्या रेशो बनाया। क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल जो है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं कि यार ये मैं सिर्फ ये टेबल बना रहा हूं, तो मेरा पुराना एक्सपीरियंस होगा कि जितना मटेरियल लग रहा है उसी के ऊपर उसी हिसाब से लेबर की कॉस्ट लग रही है। तो किस रेशो से लग रही है? रेशो क्या चीज है, सॉरी रेट क्या चीज है, इज अ रेशियो टू बेसिस। रेशियो टू बेसिस। तो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट या रेट निकालना जरूरी हुआ, यस जरूरी हुआ, ठीक है ना, उसके बगैर कॉस्टिंग हो ही नहीं सकती। दूसरा रेट, वाई रेट हमने कहा नेसेसरी है। फैक्ट्री ओवरहेड रेट 2 हो गए, तो हमने प्री डिटरमाइन किया। तो प्री डिटरमाइन को डिटरमाइन करने के लिए हमें कौन कौन सी 2 चीजों की जरूरत थी, एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बेसिस। तो आज हम अभी समझेंगे कि ये एस्टिमेशन करते कैसे हैं। रेट गलत हो गया तो सारा कबाड़ा। क्या ये एस्टिमेटेड ओवरहेड आपको प्लेट में तैयार मिलेगा कि अगले साल 3,600,000 होगा? नहीं। कौन डिटरमाइन करेगा? हम। कैसे करें ये आज समझेंगे हम, ठीक है ना, सारे फैक्टर समझेंगे और इसी फैक्टर के ऊपर सवाल आया इस दफा। तो अगर मैं फैक्टर समझ लूं तो अब सवाल आए, नहीं आया ना, कोई मसला नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं इसको अच्छे तरीके से तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉस्टिंग के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह आपको स्टीरियोटाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई, जो मैं आपको दे रहा हूं, आपको कोई भी टीचर दे रहा होगा, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देयरफॉर अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये अमाउंट कैलकुलेट कैसे करें, दोनों चीजें। एक बात, इससे पहले मैं आपको और इम्पोर्टेंस बता दूं कि फैक्ट्री ओवरहेड रेट कहां कहां आपको हेल्प और कर सकता है, ठीक है ना। तो देयरफॉर फैक्ट्री ओवरहेड या प्री डिटरमाइंड ओवरहेड, प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट हेल्प्स इन। अच्छा, अगर एक्चुअल ओवरहेड रेट होगा तो क्या होगा, एक्चुअल ओवरहेड डिवाइड बाय एक्चुअल मटेरियल। फॉर्मूला तो सेम होगा, सिर्फ फर्क क्या हुआ, एस्टिमेटेड की जगह पे दोनों डेटा जो है वो एक्चुअल का है। फिर एक इतना तो मेरे ख्याल से आपके पास कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है, थोड़ा बहुत, ठीक है ना, और पड़ा हुआ है तो शायद कभी इस्तेमाल भी क्या हुआ होगा। तो इतना तो आप इस्तेमाल कर सकते हो कि अगर ये साल का है तो ये भी, अगर ये 2 महीने का है तो ये भी, इतना तो
ठीक है ना। अगर उसने एक्चुअल डेटा 1 महीने का दिया हुआ है तो फिर बेसिस भी, अब एग्जामिनर अगर तफरी करना चाहे तो एक्चुअल ओवरहेड दे दे 1 महीने का और टोटल दे दे साल भर का, तो आप क्या करोगे, बिस्मिल्लाह, ओवरहेड डिवाइड बाय मटेरियल, ठोक दिया, ठीक है ना। बेसिस जो, नो वर्ड्स, इतना तो आप सोच सकते हो ना। सर हमने कॉस्टिंग पढ़ी कहाँ है, कॉस्टिंग नहीं पढ़ी, इसको तो इस्तेमाल किया या नहीं, ये तो इस्तेमाल करने की बात है, ठीक है ना। तो एनी हाउ, अच्छा मैं आपको समझाना इसलिए चाह रहा हूं कि भाई ऐसी हरकतें करो तो कब शर्म तो आए आपको। इसे ये बहाने ना बनाएंगे कॉस्टिंग कहां पड़ी, ये तो सब कॉमन सेंस है। आइए रेशो की बात समझ, मतलब रेट की बात, ये मैं मेरी स्पेशलिटी रहेगी आपके लिए कि हम रेट को समझ रहे हैं कि रेट नहीं है, इज अ रेशो। ये बात समझ में आ जाए ना तो आपको यकीन माने बहुत डिफरेंस जो है वो फील होगा कि यार ये रेट हम सिर्फ की तरह कैलकुलेट नहीं कर रहे, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो भी बेसिस है उसके रेशियो से अपने ओवरहेड अप्लाई कर देते हैं, खत्म। तो हम ये रेट कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, कहां कहां करेगा। अब मैंने आपसे कहा था यहाँ पे आपकी जो आप सोचोगे इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, जो जो एडवांटेजेस आपको समझ में आ रहे हैं, जो जो आपको ये चीज समझ में आ रही है वही आपके इसके ऊपर 2 नंबर 3 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। मतलब ये ऐसे नहीं है फालतू का, क्योंकि अब एग्जामिनर आस्ते आस्ते करके जो है ना वो पीछे पुरानी जो है हिस्ट्री के ऊपर जा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं भी हो तो भी हमें एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट नॉलेज होना चाहिए। इट हेल्प्स इन, नंबर 1, आपका बजट तैयार ही नहीं हो सकता, पूरा बजट बनाना था ना हमें, तो आपका बजटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बजटेड हर चीज वो तैयार नहीं हो सकती जब तक आप प्री डिटरमाइंड ओवरहेड ना निकालें, ठीक है ना। तो इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ बजट्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम पता है कहां पे आता है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जहां अप्लाई हो रही होगी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जहां अप्लाई हो रही होगी, वहां पे फॉर एग्जाम्पल मैंने आज तक कभी ये नहीं बनाया, मेरा फैक्ट्री है, ठीक है ना, मैं बहुत सारी और चीजें बना रहा हूं, मेरे पास 10,000 टेबल का ऑर्डर आया, आई कैन प्रिपेयर, आई कैन मैन्युफैक्चर, लेकिन अब मुझे उसको कोटेशन देना है। कोटेशन देखते हुए ना ज्यादा हो ना कम हो, कम या ज्यादा हो तो मेरी इंटेंशन से हो, मतलब कैलकुलेटेड कम या ज्यादा होना चाहिए, गलती की वजह से नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये देखा, जो एक्सपर्ट होता है ना किसी चीज के, तो उसको सब पता होता है कि यार अच्छा ठीक है इसके ऊपर इतना मटेरियल लगेगा, मेजर भी हो सकता है, फिजिकली भी देख सकते हैं, क्वालिटी भी देख सकते हैं, या इसके ऊपर इतना आयरन लगेगा, और तो मुझे कोटेशन देना है, मैं आपको ये कह रहा हूं कोटेशन देना है, तो मेरे पास मटेरियल की तो एस्टिमेशन आ सकती है, फिजिकल देख के मैं सैंपल बना लूंगा, इसमें आ गया। फिर इसके बाद इसके ऊपर लेबर कितनी लगेगी, तो जो जो काम कर रहा होता है ना उसका इतना तजर्बा हो चुका होता है कि वो एक रैशनल एस्टिमेशंस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आईकैप ने जब नया सिलेबस बनाया होता है तो उसमें हमें एक एस्टिमेटेड वो दे देता है, एस्टिमेटेड आवर्स देते हैं, इतने आवर्स लगने चाहिए। हम भी अपने टीचर्स को बता सकते हैं यार इतने आवर्स लगने चाहिए, क्योंकि वी हैव एन एक्सपीरियंस, इसमें इतना इतना टाइम लगना चाहिए, तो इसको हमने एस्टिमेट कर लिया। फिर तीसरी चीज जो है वो ओवरहेड, अब इसके ऊपर जो है वो यार खान की तनख्वाह कितनी लगेगी, ठीक है ना, हसन के कितने घंटे लगेंगे, इसमें पता चलेगा कि हसन इसके ऊपर बैठ के सवारी करेगा क्या, नहीं करेगा यार, क्या होगा, तो कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, प्री डिटरमाइंड रेट अप्लाई कर देंगे कि एक टेबल को बनाने के लिए तो हमारे जितने भी अगले साल के फैक्ट्री ओवरहेड होने वाले हैं उसको हम देखेंगे कितनी प्रोडक्शन करनी है, उसके रेशो से हम उसका रेट निकाल देंगे। तो देयरफॉर आपको कोटेशन देने के लिए मटेरियल एक्चुअल मिल जाएगा, कोटेशन के लिए भी एक अच्छी एस्टिमेशन, लेबर आप एक अच्छी एस्टिमेशन कर सकते हो, लेकिन ओवरहेड तो इंडिविजुअली लेबर के ऊपर नहीं मिलेगा ना, तो उसके लिए आपको रेट चाहिए होगा। तो हमने रेट क्या निकाला कि हर 100 रुपए के मटेरियल के ऊपर 60 रुपए का ओवरहेड लगेगा, तो हमने उसी रेशियो से इस टेबल के ऊपर ओवरहेड कैलकुलेट कर लिया। अब जो मैं कोटेशन दूंगा वो सही होगा या नहीं होगा, रीजनेबली सही होगा, कम या ज्यादा तो आ सकता है लेकिन रीजनेबली सही होगा। तो देयरफॉर इट हेल्प्स इन सबमिशन ऑफ
सबमिशन ऑफ कोटेशन, कोटेशन का एक और नाम है बिड। बिड आपने सुना होगा, यार इसकी बिडिंग करवानी है, दैट इज जो गवर्नमेंट जो है ना वो क्या करती है, बिड्स ऑफर करती है कि आप हमें कोटेशंस दो, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन सबमिशन ऑफ बिड्स, और ये जो हम बिड्स दे रहे होंगे वो रीजनेबली एक्यूरेट होंगे। और अगर हमने रेट नहीं निकाला तो मुझे कैसे पता लगेगा इसके ऊपर ओवरहेड कितना लगता है? तो इसके बगैर कोटेशन आप दे ही नहीं सकते। कोटेशन का सवाल आपके हर 3 अटेम्प्ट में एक दफा आता है, ये डिसीजन मेकिंग में आता है। तो हम डिसीजन मेकिंग में भी जब देख रहे होंगे तो उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, तो उसमें ये रेट भी अप्लाई। देन फिर इट हेल्प्स इन कंप्यूटेशन ऑफ कंप्लीटेड जॉब्स ऑन, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑन टाइमली बेसिस। ऑन टाइमली बेसिस इट हेल्प्स इन कंप्लीशन ऑफ जॉब। जॉब कंप्लीशन तो पता तो चली जाएगी, लेकिन देर से पता तो कोई फायदा है क्या? अब आपका एग्जाम होने वाला है मार्च में, और अगर आपको पेपर मार्च से पहले पता चल जाए, टाइमली बेसिस हो जाएगा सर फिर तो। ठीक है ना। आप सोचे कि टाइमली बेसिस हुआ ना, और बाद में पता चला होने के बाद, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 रुपए फोटोकॉपी की। और अगर से पहले मिल जाए तो देखा, ये है। वो आप सोचे टाइमली बेसिस कितना आपको एक्यूरेसी के साथ समझ में आ गया कि टाइम बेसिस का मतलब। तो अब कंप्यूटेशन ऑफ कंप्लीटेड जॉब ऑन टाइमली बेसिस, बाद में पता चला तो क्या खाक पता चला। अब आप मुझे बताएं सर, मैं आपको दूं FR1 का पेपर, क्या क्या आएगा? क्या यार, ठीक है। तो सेकंड और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा काम होता है वो है टू कंट्रोल, इट हेल्प्स इन टू कंट्रोल द कॉस्ट। कैसे? थ्रू वेरिएंस एनालिसिस। क्या होगा, आया ना हमारा ये फर्क एक्चुअल में इसमें, तो जो 5,000 रुपए का जो फर्क आया, हम उसकी वेरिएंस एनालिसिस करेंगे ताकि अगले जॉब पे हम उसको देख के फिर हम उसको देखें। अगर बढ़ाना है तो बढ़ाओ, और अगर नहीं बढ़ाना तो अकॉर्डिंगली देखो, अगर हमारी मिस्टेक है तो हम इसको ओवरकम करें। एंड सो फोर्थ, बहुत सारे और इसके एडवांटेजेस, या इट हेल्प्स इन तो प्रोसेस को कंप्लीट करने में लिए, इन्वेंट्री को कंप्लीट करने के लिए, इन्वेंट्री की कॉस्ट के बगैर डिटरमाइन ही नहीं हो सकती। तो जो अभी तक जो मैंने एक्सरसाइज किया हुआ है वो वर्ड ओवरहेड रेट। दोबारा देखें, हम ओवरहेड की बात करते हैं तो ओवरहेड के ना मैंने कहा कि 2 सेगमेंट्स हैं, एक फैक्ट्री ओवरहेड रेट, और फिर वही रेट डिपार्टमेंटल, इसी की ब्रांच है। तो हम ये समझें कि यार ये रेट है क्या, और ओवरहेड के अंदर हमने क्या करना है, सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या पावर का बिल और रिपेयर का बिल और सिर्फ वो रिकॉर्डिंग करनी है, कॉस्टिंग के अंदर वो नहीं है, रिकॉर्डिंग एलिमेंट सिर्फ नहीं है। क्योंकि अगर मैं रेट नहीं निकालूंगा ओवरहेड का तो मेरी सारी कॉस्टिंग काम नहीं हो सकेंगे। तो व्हाट इज रेट, तो व्हाई फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स आर नेसेसरी, ये समझ में आ गया, नेसेसरी। फिर इसके बाद हमने कहा कि कितने किस्म के प्री डिटरमाइन भी हो सकते हैं, और सबसे ज्यादा जो एडवांटेज है वो किसका है, प्री डिटरमाइन के। सारे एडवांटेजेस नजर आ गए एक्चुअल के बेसिस। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, एस्टिमेटेड ओवरहेड, अगर मैं एस्टिमेटेड कर रहा हूं तो डिवाइड बाय बेसिस। ये एस्टिमेटेड है, दोनों का फर्क याद रखिएगा, एस्टिमेटेड और अप्लाइड, ठीक है। और फिर इसके बाद एंड व्हाट इज फैक्ट्री ओवरहेड रेट, तो रेट इज अ रेशियो टू बेसिस। अब मैं कहता हूं कि मेरी इंडस्ट्री जो है वो फॉर एग्जांपल सियालकोट के अंदर जो है ज्यादातर जो आपके पास स्पोर्ट्स आइटम बनते हैं वो मैनुअली बनते हैं। तो इसका मतलब है कि वहां पे जो ओवरहेड ज्यादातर हो रहे होंगे वो किस बेसिस पे हो रहे होंगे,
डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेसिस पे, जहां डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ज्यादा लगेगी ओवरहेड, तो इसका मतलब है कि अब आपका जो बेसिस बनना चाहिए वो किस बेसिस पे बनना चाहिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के बेसिस पे बनना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि बेसिस सिर्फ एक ही नहीं है डायरेक्ट मटेरियल, बेसिस हमारे पास एक से ज्यादा है, तो उसकी मैं अभी लिस्ट बनाता हूं। अच्छा, अब बेसिस से पहले जो है दो चीजें मुझे चाहिए, दोबारा आ जाइए। पहली चीज क्या चाहिए, एस्टिमेटेड ओवर, दूसरा क्या चाहिए, बेसिस। तो बेसिस कितने हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं, और एस्टिमेट कैसे करते हैं। एस्टिमेट कैसे करते हैं, अगर आज इंट्रोडक्शन दूंगा, मेरी बात प्लीज आप अपने दिमाग में बिठा लें। मैं आपको कसम नहीं खा रहा, लेकिन हल्फिया में आपसे कह रहा हूं कि 50% ऑफ योर टोटल पेपर कंसिस्ट ऑफ एस्टिमेशंस। 50% ऑफ योर टोटल पेपर, हर टॉपिक में कोई ना कोई एस्टिमेशंस का एलिमेंट जरूर आता है। तो जहां जहां आपको एस्टिमेशंस के अच्छे सवाल नजर आए किसी भी टॉपिक में, उसको मार्क करके रखिएगा, और जब आप रिवाइज कर रहे हो वो एस्टिमेशंस का जहां जहां पिक एंड चूज करके जो है ना, अगर आपकी एस्टिमेशन स्ट्रांग हो जाएगी तो आपका 50% पेपर तो बहुत ही आसान हो जाएगा। हम एस्टिमेशन ही सही से नहीं कर पाते। व्हाट आई रियली मीन बाय एस्टिमेशन, तो हम जब सवालात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, देखो एस्टिमेशन के अंदर ये चीजें होती हैं। तो यहां तक कम है, एस्टिमेशन मैंने अच्छा सुना है, किसी को किसी भी किस्म का कोई सवाल आए ना तो मुझसे पूछा करें, थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है बात, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। एस्टिमेशन जो है वो पूरे साल की भी हो सकती है, और मैंने आपसे कहा कि कुछ पीरियड की भी हो सकती है। अगर मेरे यहाँ पे रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं तो मैं क्या करूंगा कि पूरे साल का नहीं निकालूंगा, मैं कहूँ यार ठीक है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है पूरे साल की होती है। और दूसरा मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी आगे बार सवाल दिया हुआ हो तो डेट्स आर इंपॉर्टेंट, तो फिर आप डेटा को पढ़ोगे ये साल का है या, तो मैं आपको जब भी कॉस्टिंग का सवाल कराऊंगा ना तो उसमें वो लिखेगा ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी ड्यूरिंग द ईयर 2021 अंडरलाइन। अगर कुछ नहीं वो भी एस्टिमेटेड ही होगा ना। अब क्या होगा, देखिए रेशो तो सेम होगा ना, अगर तो आपका ये एस्टिमेशन 3 महीने का है तो बेसिस भी कितना होगा 3 महीने का, तो रेशो सेम हो गया ना। अगर ये 3 महीने का है तो ये भी 3 महीने का, ये साल का है तो ये भी साल का है, तो रेशो तो सेम हो गया, ये होता है। ये बेसिस जो है ये जॉब की नेचर पर डिपेंड करते हैं ना। कॉस्टिंग के अंदर सोचना बहुत जरूरी है। यार आप लोग फीस जमा करा दे ताकि नया डस्टर खरीद सके टीएसए वाले। यार ये पता नहीं सुन रहे हैं ना, मैं हसन को सुनाना चाह रहा हूँ कि कम से कम ये तो दे, मैं उसको बताना, तब भी नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हालांकि मैंने इनको इतना इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि एवरी 2 डेज 3 डेज 4 डेज के बाद ये चेंज करें, क्योंकि देखिए इसकी कॉस्ट कुछ नहीं है, इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप ये देखें ना ये कितना खूबसूरत हो गया, ठीक है ना। यार मेरी कोई सुनता ही नहीं है, जब आप लोग नहीं सुनते तो मेरी तो कोई दुनिया में सुनता ही नहीं है। 25 साल से घर पे सुनाता हूँ वो सुनती नहीं है। यार जो ढीठ होता है ना वो ढीठ होता है। आपकी शादी नहीं हुई ना, आपको पता नहीं था। जब शादी हो जाएगी ना फिर खुद पता चल जाएगा कौन कैसे सुनता है। चलें, अब ऐसा ना हो कि इस डर से शादी ना करो, मैं ये नहीं कह रहा भाई, आपको वैसे भी जल्दी है मुझे पता है।
ना बोला करो ना यार, हम भी आपके एज से गुजरे हुए हैं, ठीक है ना। तो यीशु नहीं समझते दमानी साहब ऐसे आ गए, हमने तो कुछ किया ही नहीं हरकत है ना। अब फिर देखें आपका दिमाग गलत जा रहा है। सारा मसला जो है दिमाग का है, ठीक है। ओके, सोचना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। तो सही सोचे, गलत ना सोचे, ठीक है ना। ओके, आइए अब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर दी फैक्टर्स, अब सब कुछ आप मेरी तरफ ध्यान दीजिए। व्हाट आर दी फैक्टर्स या फैक्टर्स फॉर एस्टिमेटिंग ओवरहेड। मैं ओवरहेड रेट की बात नहीं कर रहा, हमें दो चीजें चाहिए ना, एस्टिमेटेड ओवरहेड। अब आप अपने आप को प्रैक्टिकली 2021 में बिठाइए, सोचें। आप जो सोच देखें, प्रैक्टिकल लाइफ ये सारी जो है ना, आपकी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर होगा, आपकी अपनी सोच के ऊपर होगा, उतनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी। जितना आप अच्छा सोचोगे उतना अच्छा एस्टिमेशन होगा, बिलीव मी और नॉट। आपको गाइडेंस तो चाहिए होती है, लेकिन अगर आपकी अप्रोच बहुत अच्छी होगी तो आपकी एक्यूरेसी उससे भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, बिलीव मी और नॉट। तो दैट इज योर इंडिविजुअलिटी जो आपको समझ में आनी चाहिए। तो फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड, हम 2021 अक्टूबर में बैठे हुए हैं और 2022 की एस्टिमेशन कर रहे हैं। बताइए सबसे पहला काम, एक्चुअल मेरे पास है ही नहीं, सारा डार्क ब्लैंक पेज है। 2021 में सबसे पहला काम क्या करूं? क्या सुन लो पहले, हाँ, सेल्स। पिछले साल का एक्सपीरियंस देखेंगे। तो यस, एक तो सबसे पहले हम क्या करें, प्रीवियस ईयर्स डेटा। सबसे पहले एस्टिमेशंस के लिए जो ना जरूरी पता क्या होता है, देखिए हमेशा से आप, यू कैन नॉट री इन्वेंट द व्हील एवरी टाइम। तो आपको पता ना ये कंपोनेंट्स तो है ना, ये तो आपका तजुर्बा हो चुका है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर्स डेटा जो है उसको लेना पड़ेगा। अब किसी ने पंगा किया, सर अगर इसका पहला साल है तो, है ना, ये तो मसला आ गया। तो फिर क्या करें, मार्केट डेटा। तो मार्केट का डेटा मिल जाएगा। हम फिजिबिलिटी कैसे बनाते हैं, जो हमारी लाइक किस्म की इंडस्ट्रीज होती हैं उससे डेटा उठाते हैं और फिजिबिलिटी बनाते हैं। तो थोड़ी है कि दुनिया में डेटा नहीं मिलेगा, यस, प्रीवियस ईयर्स डेटा। तो अब आपका बेसिस जो है वो प्रीवियस ईयर्स डेटा हो गया। अब आप उसमें देखोगे कि पिछले साल से इस साल क्या क्या फर्क आ रहा है। तो जो जो चेंजेस हैं उसके ऊपर अप्लाई करते जाए, आपका एक बहुत अच्छा वो बन सकता है। इससे ज्यादा जो आप लोग बिल्कुल ठीक कहूंगा, देखें, अगर मैंने लास्ट टाइम जो है वो 1 लाख यूनिट के ऊपर काम किया था और इस साल जो है वो 1,20,000 यूनिट्स पे काम कर रहे हैं, तो इसको कंसीडर करना जरूरी है या नहीं है? बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस होंगे, फिक्स तो क्या होगा, वहीं पे रहेगा, लेकिन जितने भी वेरिएबल होंगे उसके ऊपर वॉल्यूम का इंपैक्ट आएगा या नहीं आएगा। तो देयरफॉर आपको दूसरा फैक्टर कौन सा देखना पड़ेगा, एस्टिमेटेड वॉल्यूम या कैपेसिटी, वो देखना पड़ेगा आपको। अगर आपने कैपेसिटी नहीं देखा तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो किस कैपेसिटी पे काम करना है, देन इसके अलावा इसके साथ बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है, वो है आपके पास यहाँ पे एक और फैक्टर देखना है, बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम आपको देखना पड़ेगा कॉस्ट बिहेवियर। व्हाट इज कॉस्ट बिहेवियर? बिल्कुल ठीक है, कॉस्ट बिहेवियर का मतलब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड टू फिक्स्ड, वेरिएबल
एंड सेमी वेरिएबल। आपको ओवरहेड को क्लासिफाई करना पड़ेगा। आपने कहा हमारा पिछले साल जो है वो 6 मिलियन का ओवरहेड में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि पिछले साल मेरे जो है वो 6 मिलियन के ओवरहेड में थे, अगर मैं ये क्लासिफिकेशन नहीं करता हूं और इस साल की कैपेसिटी कितनी है मेरी 120 की, तो आप क्या करोगे मुंशु की तरह काम, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 120, यही कर दोगे ना। आपने कहा कितना हमारा ओवरहेड होना चाहिए 7,200,000। क्या ऐसा होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा, मेरी बात करो जी के साथ। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके अंदर जो है फॉर एग्जाम्पल अगर 4 मिलियन जो है वो फिक्स है और 2 मिलियन जो है वो वेरिएबल है, तो क्या ये चेंज होगा? नहीं होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी, तो इसका मतलब वो कैपेसिटी तो हमारी बाउंड्री के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं कि इस रूम की कैपेसिटी अगर 100 स्टूडेंट्स की है, तो पिछले साल अगर मैंने या पिछले उसके अंदर जो है मैंने 80 बिठाए थे और इस बार 90 बिठाने, तो क्या मेरा रेंट चेंज हो जाएगा? क्या दूसरे फिक्स ओवरहेड चेंज हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब कि फिक्स ओवरहेड तो वॉल्यूम से अफेक्ट नहीं करते। तो अब मैंने अगर सबको ही जो है वो 100 और 120 से ट्रीट कर लिया, क्या सही है? तो ओवरहेड गलत नहीं हो जाएगा? तो क्या आपको इसको हम कहते हैं कॉस्ट बिहेवियर का मालूम होना बहुत जरूरी है। कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट बिहेवियर का अलग चैप्टर भी है, अलग से चैप्टर भी है। कॉस्ट बिहेवियर सर माजिद भी जो है वो आपकी जान जो है वो खाएंगे कॉस्ट बिहेवियर के ऊपर, दैट इज फिक्स वेरिएबल और सेमी वेरिएबल के ऊपर। तो कॉस्ट बिहेवियर को भी समझना। और अब इसमें इशू कहां आएगा? इसमें इशू कहां आएगा? सबसे पहले इशू आएगा आपके पास कि देखें अब कुछ एक्सपेंसेस फिक्स होंगे, कोई मसला नहीं है, उसको तो हमने साइड साइड। कुछ वेरिएबल होंगे, उसके ऊपर हमने वॉल्यूम टाइम। कुछ होंगे जिसके अंदर मिक्स होगा, कुछ पोर्शन फिक्स का होगा और कुछ पोर्शन। अब मैं क्या करूं इसका? आधा 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 आधा, ठीक है ना, प्रोपोर्शनेट वो भी आधा आधा। क्या करें? तो अब आपको एक टेक्निक समझनी होगी। कौन सी टेक्निक समझनी होगी? कि इसमें से कितना पोर्शन फिक्स है, कितना पोर्शन वेरिएबल है, वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। सर माजिद भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा। और इस दफा मेरे जहन में है शायद जैसे जैसे आप रिएक्ट करोगे तो ऐसे ऐसे मैं उसके अंदर और घुसूंगा, और अपने लिए नहीं, आपके लिए। अब तक मैं नहीं कभी उसके अंदर बहुत ज्यादा घुसा, ठीक है ना। मुझे थोड़ा सा फिलर आ रहा है कि एग्जामिनर जो है वो थोड़ा सा इसके ऊपर जा सकता है। तो फिलर आ रहा है तो फिर आपको बस ऐसा करवा दे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, मैं आपको ये नहीं क्लेम करूंगा यार ये मैंने आपको सीए फाइनल का सवाल करवा दिया, मैंने आपको सीमा के सवाल करा दिए, मैंने आपको इस या जो रेलेवेंट है वो समझे आप। मेरे पास इतना डेटा अवेलेबल है शायद पूरे पाकिस्तान में किसी के पास ना हो, लेकिन सारा गार्बेज है पुराना। क्योंकि अब जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से सवाल ज्यादा नहीं है, वो खास करके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। अब आप देखें ना एनपीओ का जो सवाल आया हुआ है आपका, अब उस किस्म का सवाल जो है आप किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, गारंटीड नहीं मिलेगा। और प्योर अगर एनपीओ का आ जाए वो तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं किताब में से आपको सारे सवाल करवा दूं 400 और मैं कहूंगा यार मैंने यहां से करा दिया वहां से करा दिया, तो फायदा तो नहीं है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर मैं कोई चीज करवा रहा हूँ उसमें रेलेवेंस होगी तो, और अगर नहीं कराऊंगा तो उसकी रेलेवेंस नहीं है, खत्म होगी। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसके लिए मैंने इसको डार्क किया कि ये रेलेवेंट एरिया है। तो अगर मैंने तो हाउ टू क्लासिफाई फिक्स एंड वेरिएबल, उसकी 2-3 टेक्निक्स है, ठीक है ना। तो एक आध टेक्निक 2 टेक्निक मैं आपको बताऊंगा और उसके अंदर थोड़ा सा वो करवा के बाकी कुछ चीजें सर माजिद भी बताएंगे। स्टैटिस्टिकल मेथड है और बहुत सारे। तो कॉस्ट बिहेवियर का मतलब समझ में आया कि हाउ योर कॉस्ट विल बिहेव, क्या फिक्स होगा, क्या वेरिएबल होगा या सेमी वेरिएबल होगा। मैं अभी आपके सामने कोई ग्राफ व्राफ भी नहीं बना रहा, कोई ऐसी चीज नहीं समझा रहा, इसको मैं डिटेल में जो है हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा कोई अगर बता दे तो उसको बताने दे। अब माजिद साहब ने बता दिया तो मुझे ना रोकेंगे सर माजिद ने बता दिया छोड़े हम चैंपियन हो गए,
ठीक है ना, मुझे भी बताने दे, अगर मैं बता दूं माजी साहब बाद में बताएं तो आप उनसे भी सुन लें, ठीक है ना। तो सुन लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि हो सकता है वो अपने पर्सपेक्टिव में बता रहे हो। तो अब आप देखें, हम क्या 2021 में बैठे और क्या कर रहे हैं, 2022 की एस्टिमेशंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, पिछले साल का डेटा देखा, लॉजिकल है ना, तो ये रटने की जरूरत तो नहीं है। फिर हमने क्या देखा कि हमें किस वॉल्यूम पे काम करना पड़ेगा। फिर हमने क्या देखा, कॉस्ट बिहेवियर देखा कि इसके अंदर कितना वेरिएबल है और कितना इसके बगैर बात नहीं बनेगी। अब आप लोग जो कह रहे थे इन्फ्लेशन, तो एस्टिमेटेड इंपैक्ट ऑफ, आपने हमेशा से क्या देखा है जिंदगी भर, इन्फ्लेशन। मैं इसका नाम इन्फ्लेशन नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा एस्टिमेटेड इंपैक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस इंडेक्स, जिसको हम इन्फ्लेशन कह सकते हैं। यस, अब इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी तो हो सकता है। तो सिर्फ इन्फ्लेशन वो तो रिस्ट्रिक्ट हो गया, तो चेंज इन एस्टिमेटेड। और ये फैक्टर आप लेबर के अंदर पढ़ोगे और आजकल एग्जामिनर को बहुत पसंद है, ये लेबर के अंदर लाजमी आपको सम्मानित करवाएंगे, बहुत आसान है। क्योंकि जब नहीं पढ़ते ना तो उसको अप्लाई करना मुश्किल होता है। तो ये पहले सीए फाइनल में था, स्टूडेंट सीए फाइनल में क्योंकि पढ़ के नहीं गए थे तो वहां पे सारी गड़बड़ करते, यहां से पढ़ के जाते हैं वो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, 2-3 टॉपिक इस तरीके से सर माजिद कराते हैं, आपको लेबर कराएंगे का चैप्टर, वो इतना अनयूजुअल है कहीं कहीं, लेकिन द वे ही विल टेक यू थ्रू, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें था क्या। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं। इसमें एक ये भी फैक्टर है, वो क्या है, वो है लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व इंपैक्ट, ये क्या होता है पता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप एक सवाल पहली दफा करते हो तो टाइम ज्यादा लगता है, फिर दूसरा प्रैक्टिस होती है तो टाइम, तो इस तरीके से अगर आपके पास सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स यू आर गेटिंग तो क्या होगा, अगली दफा टाइम कम लगेगा, फिर अगली दफा और कम लगेगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि अगली दफा कुछ भी नहीं लगेगा, ऐसे ही हो जाएगा, देखोगे कंप्लीट हो गया। तो क्या होगा, फिर एक जगह पे जाके वो रुक जाएगा, आपका लर्निंग रुक जाएगी। तो इसीलिए वहां पे आपको फैक्टर दिया होता है, तो लर्निंग कर्व वहां से पढ़ोगे। तो लर्निंग कर्व इंपैक्ट कितना है, तो जब आप कोटेशन दोगे नेक्स्ट टाइम, तो जितने आपने पहले लिए थे उतने ही ओवरहेड अब थोड़ी होंगे, अब तो टाइम कम लगेगा, तो उसका भी तो इंपैक्ट आएगा। तो यस, लर्निंग कर्व इंपैक्ट भी देखना है। तो आप देख रहे हैं कि एस्टिमेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो रेट भी आपका अच्छा होगा और बहुत एक्यूरेट होगा। अगर एस्टिमेशन गलत हो गई तो रेट गलत, रेट गलत तो आपके कोटेशंस गलत, कोटेशन गलत, जॉब ही नहीं मिल रहे, या तो जॉब नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने कोटेशन क्या कर दिया, ज्यादा दे दिया, क्या हुआ, लर्निंग का इंपैक्ट ही नहीं लिया, वही जो पिछला लगा था वही लगा दिया। फिक्स और वेरिएबल का इंपैक्ट ही नहीं लिया, तो आपने सबसे डिवाइड करे, हालांकि फिक्स बढ़ने नहीं है उसको भी ठोक दिया, तो कोटेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब कोटेशन बढ़ गया तो क्या हो गया, आपको जॉब मिल जाएगा क्या, नहीं मिलेगा, फारिग फारिग। और आपने क्या किया, आपने कम कर दिया किसी और वजह से, ठीक है ना, तो दिवालिया हो जाएगा, ये जॉब भी ले लिया और लॉस भी हो गया क्योंकि रेट आपने गलत दिए थे। तो दोनों हाल में क्या है, लॉस है। तो रेट गलत ज्यादा हो जाए तो भी गलत, ये समझे, दोनों तरफ जो है वो आपको नुकसान है, कम पे भी ज्यादा पे भी। इसके लिए रेट का एज एक्यूरेट एज पॉसिबल होना जरूरी है। इसीलिए हम ये एम्फेसाइज करेंगे यार ये रेट ऐसे, वरना तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के अपने सवाल शुरू कर देते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। आपको समझना है कि ये कंसीडर करना जरूरी है। और क्या देखें, चेंज इन
प्रोडक्शन प्रोसेस, इसको आप चेंज इन टेक्नोलॉजी कहते हैं, चेंज इन प्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। बिजली महंगी हो गई है, पहले आप मीटर से लेते थे, आप कुंडे से ले रहे हो, तो फर्क आ गया ना। तो जैसे भी आपने, या फिर आपने क्या किया कि सोलर से ले लिया, तो वो भी आपका चेंज आ गया। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी से भी आपको फर्क पड़ सकता है। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी जो है, हमारी गवर्नमेंट इतनी नहीं, असल में वो फॉरेन एजेंडा के ऊपर काम कर रही है। अनफॉर्चुनेटली इट्स वेरी हाई क्राइम टू ऑल ऑफ अस। यार मैं आपको सीरियस बात कर रहा हूँ कि यार हमारे मुल्क के अंदर अब देखिए, जिसने सोलर लगाया ना, अब उन्होंने क्या एक नया कर दिया कि डबल रेट हम आपको देंगे केस। यार दुनिया भर के अंदर जो है वो सोलर को प्रोमोट कर रहे हैं ताकि आपकी, इसको हम कहते हैं ग्रीन एनर्जी, ठीक है ना। और यहाँ पे जिसने लगा दिया उसको तो अब तो तुम फंस गए ना, आ जाओ। फिर क्या होगा, आप चोरी के रास्ते शुरू करोगे। किस किस्म की जो है ना हमारे यहाँ पे जो सिलसिला है, आप यकीन माने जो चाइना जो है वो जिस लेवल पे था और जिस लेवल पे वो आ गया है, वहां की गवर्नमेंट इतना बेनिफिट देती है अपनी इंडस्ट्रीज को जिसको इंतहा नहीं। सारा R&D जो है वो गवर्नमेंट कहती है हम आपको करके देंगे। सबसे ज्यादा कॉस्ट किसके ऊपर लगती है, R&D के ऊपर, कहते हम आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके देंगे, ठीक है ना। फिर आप वो लें, उसका एडवांटेज लें और सब तैयार करें। तो वहां पे जो है ना ये सारा काम होता है। हमारे यहाँ पे जो है जो हाल है तो सही होता है, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि जब से जल्द बिगाड़ दें उसको। तो ये एक मतलब एक एजेंडा के तहत जो हम काम कर रहे हैं, और जो हमारे जो बिके हुए लोग हैं वो सारे काम के हम पूरे दुनिया के अंदर उठ ना सके। जैसे पाकिस्तान उठ गया ना इकोनॉमिकली, आप यकीन माने कि वी आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीड। पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म का ब्रीड है। वो तो शुरू से जो है, जब से पाकिस्तान बना है वहां से उनको पता चल गया है कि यार ये लोग जो है ना बड़े पागल लोग हैं। आप देखो ना 58 कंट्रीज इस्लामिक है, उनके पास पैसा भी है, सब कुछ है, उन्होंने तो न्यूक्लियर पावर नहीं बनाया, हमने बना लिया, ठीक है ना। कशकोल लेके भी हमने बना लिया ना, बना तो लिया। तो हमारे पास जो जो टैलेंट और जो चीजें हैं, रिसोर्सेज, वो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई कंपेटेबल है वो हमसे। लेकिन जब हम, बिलीव मी, एजुकेशन दे रहे थे ना, तो ब्रिटिशर्स और गोरे जो हैं वो आके अपनी जो टेक्निक्स यूज करते थे, तो हम बड़े डिप्रेस होकर चेक उनको देखते थे, यार ये पता नहीं। और जैसे ही कोरोना आया, हमने 2 दिन के अंदर जो है उनकी बैंड बजा दी, ठीक है ना। ऐसा हमने स्विच ओवर किया अपने आप को कि नाउ वी आर फार, ठीक है ना, एज कंपेयर टू दैम। तो मतलब वो है आगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन हम एकदम से जो है बहुत तेजी में आगे क्योंकि सर पे पड़ी तो हम, तो दैट इज द टैलेंट। मैं जब कोरोना आया ना तो इमीडिएटली उन्होंने शाम को कहा कि भाई कल से जो है सारे इंस्टीट्यूशन बंद, सख्ती। तो हमने क्या किया कि 4 टीचर्स, मैं, सर समद और दूसरे, ये छोटे छोटे बोर्ड खरीदे हमने, शटर खुलवाए, लोगों के बोर्ड लिए, मेरे घर पे आया, दूसरी जगह पे आया, IT की टीम घर पे गई, और अगले दिन हमने कोई क्लास कैंसिल नहीं की, घर से जो है वो स्टूडियो बनाया और क्लास शुरू कर दी। अच्छा, जब मैंने देखा कि यार ये इस पे जो ना क्लास, मतलब छोटे बोर्ड थे तो कुछ सही से नजर नहीं आता, मैं कह यार इसको भी हटाओ, मैं डायरेक्टली जो नोट पैड के ऊपर शुरू कर दूंगा। तो हमने वेरी नेक्स्ट डे नोट पैड के ऊपर शुरू कर दिया। मेरा ACCA का टीचर है, वो पिछले 2 साल से पढ़ा रहा था, तो मेरे पास आया, बोला सर इतना तजर्बा चाहिए होता है और बहुत मुश्किल काम है। मैंने उसको अपनी रिकॉर्डिंग जो है ना भेजी, मैंने कहा ये देखो। तो सर आपने कर लिया, बाकी? मैंने कहा बाकी सब कर रहे हैं। यार नहीं होता पाकिस्तान के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ आप अपना माइंड सेट कर लें कि आपने करना है तो यू कैन डू दैट। पाकिस्तान की जो है ना, बहरहाल, तो हमारा तो जो हाल क्या हुआ वो सोलर के ऊपर मुझे थोड़ा सा नाराजगी हो रही है, और ऐसे हम बहुत सारे काम गलत कर रहे हैं। हाँ,
मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना कि अजीब किस्म का हाल जो है इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि मैं एग्रीकल्चर का बड़ा शौकीन हूँ, ठीक है ना। आप यकीन माने, सुने, गोल्ड माइन, मैं आजकल उसके पीछे लगा हुआ हूँ और हो सकता है कि मैं पाकिस्तान को ये तोहफा दे के जरूर जाऊं। वो क्या है, सुने, एक पौधा है, इसका नाम है अगरवुड, ऊद। आपने सबने सुना होगा ऊद की जो परफ्यूम आती है, वो सऊदी अरब के अंदर और गल्फ के अंदर और अमेरिका के अंदर इतनी महंगी बिकती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। हमारे यहाँ पे ऊद की कोई जो ना दरख्त नहीं लगेगी। और सऊदी अरब की दो बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने ऊद के उन्होंने इंडिया के अंदर इसके फार्म खरीदे हुए। तो इंडिया का और हमारा मौसम तो सेम है, हम बैठे हुए हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड दे आर मिंटिंग, और इतना जो है वो पैसा कमा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ट्रेडिशनल किस्म की जो है वो चीजें उगा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें और उग सकती हैं। तो मेरी कल भी बात हुई बाहर और भी, तो कम से कम कोई स्टार्टर तो हो इसका, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर देखिए, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, क्योंकि वो दरख्त जो है ना, एक तो होता है पौधा होता है जो अगले साल ही फल दे देगा या इसी साल दे देगा, इट विल टेक टाइम। लेकिन अब मैं ये भी सोच रहा हूं कि मैं 5 साल की जर्नी जो है उसको मैं 2 साल में कैसे कवर कर लूं। तो आई एम नॉट गोइंग टू बाय दी सीडलिंग्स, छोटे दरख्त नहीं, बल्कि जो बड़े बड़े दरख्त आते हैं उसको कंटेनर से मंगवा के इसी तरीके से, तो जो 2 साल 3 साल का मैच्योर्ड दरख्त है उसको हम यहाँ पे ठोक दें, तो 2 साल की तो जर्नी, 3 साल की जर्नी कवर हो गई। अगले 2 साल के बाद मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है ना। सर पर बिलियनर बन जाएंगे। तो आप दुआ करें कि ये कामयाब ना हो प्रोजेक्ट, या आप कहें कि वो जान छुड़ानी है तो जल्दी दुआ कर लें तो कामयाब हो जाए। सर आप हमें अच्छा, डिस्काउंट दोनों पर देंगे चीजें। पर? अच्छा चले, मैं वैसे ही कह रहा था, ऐसा ना हो कि कल को आपने शोर मचा दिया, तबानी साहब ने कहा 2 साल के बाद छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपकी जिंदगी का पार्ट बनी हुई होती है, यू कैन नॉट लीव दैट। तो टीचिंग जो है वो एनी तो इस तरीके से जो है, आखिरी और चीज सुन लें, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा 50% ऑफ योर पेपर है, ये सारे फैक्टर्स जो है, एक और मजे की चीज है जो आप नहीं कैच कर सकोगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं आपसे कहा ना कि जो आप सोचोगे इतनी इंप्रूवमेंट आएगी, जो आप सोचोगे इतनी इंप्रूवमेंट आएगी। एक और चीज होती है सेल्स मिक्स, यू विल आल्सो कंसीडर सेल्स या प्रोडक्शन मिक्स, ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हद नहीं। क्या होता है, अगर देखिए, अगर आप 4 प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, ए बी सी डी, फॉर एग्जाम्पल आई टेक माई एग्जाम्पल, कि अगर हम सीए भी करा रहे हैं, एसीसी भी करा रहे हैं, इंटरमीडिएट भी करा रहे हैं और आईसीएमपी भी करा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो हमने एक परसेंटेज अगर बांधी भी हो, एस्टिमेशन कर रहे हो कि यार ये जो ना इतने परसेंट होगा, ये इतने परसेंट होगा, ये इतने परसेंट होगा, ये सबके एक्सपेंडिचर आपको क्या लगता है कि सिमिलर होंगे? बिल्कुल फर्क है। एसीसी की नखरे अलग हैं, सीए के जो है वो शशके अलग हैं, और इंटरमीडिएट की रेस्ट्रिक्शंस अलग हैं, और आईसीएमए तो गरीब व गुरबा है, ठीक है ना, उसको कोई पूछते ही नहीं। तो सबके अपने अपने शशके हैं, ठीक है ना। तो अब मैं कुछ और पी के आया हूं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है ना, तो ज्यादा ही पी लिया, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या है, सेल्स मिक्स का मालूम करना है या नहीं है। जैसे आईसीआई सुने, आईसीआई जो है वो बनाता है आपका फार्मास्यूटिकल भी, फिर इसके बाद पेंट भी बनाता है, ठीक है ना, और आईसीआई जो है वो एक आध और चीज में भी काम कर रहा होता है। तो तीनों की अपने अपने कॉस्ट बिहेवियर होगा। अगर वो जरा सा भी अपना सेल्स मिक्स चेंज करेगा तो क्या होगा, उसके ओवरहेड चेंज हो जाएंगे। तो सेल्स मिक्स को देखना जरूरी है या नहीं है। प्रोडक्शन कैपेसिटी के साथ साथ उसका मिक्स क्या होगा, क्या हम ज्यादा बनाना चाह रहे हैं, क्या कम बनाना चाह रहे हैं, तो सेल्स मिक्स को भी देखना। तो इस तरीके से देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच वी हैव टू
consider while determining the estimated overhead. तो अगले उसके अंदर जब मैं आपको सवाल करा रहा हूँ तो इसमें से बहुत सारे फैक्टर्स प्रैक्टिकली हम सवाल के थ्रू अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, आखिरी चीज 2 मिनट लगेंगे, क्या चीज चाहिए थी? 2, एस्टिमेटेड ओवरहेड, बेसिस। बेसिस एक तो हमने देख लिया, तो बेसिस है कितने हमारे पास? क्या सिर्फ एक ही है? 5 बेसिस है। एक चीज अगर सुन लें आप कि बेसिस के लिए जरूरी क्या है? बेसिस के लिए जरूरी यह है कि आपके पास बेसिस के लिए जरूरी क्या है कि आपके पास जो है उसका डेटा उसी वक्त अवेलेबल होना चाहिए जिस वक्त जॉब कंप्लीट हो गई है, टाइमली बेसिस पे। अगर उसका डेटा ही अवेलेबल नहीं है तो क्या वो बेसिस बन सकता है? नहीं बन सकता। तो प्री रिक्विजिट तो क्या है? इसके ऊपर आपके स्टडी डेस्क ने कहीं पे कोई बात की है कि जब तक जिसका बेसिस अवेलेबल नहीं होगा वो आपका बेसिस बन ही नहीं सकता। तो बेसिस बनने के लिए जो है आपको देखना क्या है, एक तो उसका डेटा अवेलेबल हो, सेकेंडली उसका रिलेशनशिप विद द इंडस्ट्री आप देखोगे, इंडस्ट्री के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है। सुन लें मेरी बात। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, हमारे यहाँ पे अभी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो 100% जो ऑटोमेटिक नहीं है, बहुत सारी लेबर काम करती है। लेकिन अगर आप जापान में देखें तो वहां पे ऑलमोस्ट 100% जो है वो ऑटोमेटिक है। वहां पे आपने बटन दबाया तो ये चीज यहां से उठी वहां चले गई, कन्वेयर बेल्ट से, ये है वो है। तो वहां पे ओवरहेड किस बेसिस पे हो रहे होंगे? मशीन आवर्स। मशीन यूज हो रही है ना, तो वहां पे किस बेसिस पे हो रहे होंगे? मशीन आवर्स। यहाँ पे क्या होगा? मटीरियल लेबर आवर्स, या मिक्स करके। ठीक है ना, तो डिपेंड करता है कि आप कहां पे और क्या कर रहे हैं। तो देयरफॉर बेसिस जो है उसका इंडस्ट्री, प्रोडक्ट और इस किस्म के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो देयरफॉर बेसिस है कितने? तो बेसिस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स, नंबर 1 डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बेसिस, नंबर 2 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बेसिस, नंबर 3 डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस, नंबर 4 नंबर 4 मशीन आवर बेसिस, नंबर 5 फिजिकल आउटपुट बेसिस। फॉर्मूला क्या है रेट निकालने का? एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइड बाय बेसिस। जो बेसिस ये जो है ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये कॉस्ट है। जब भी बेसिस आपका कॉस्ट पे होगा तो आपका रेट जो निकलेगा वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकलेगा। क्या हर 1 रुपए के ऊपर हमने निकालेंगे? 1 रुपए के ऊपर हम क्या निकाले? इतने परसेंट ऑफ। आप मुझे बताया रेट ऑफ जीपी। रेट ऑफ जीपी क्या करते हैं हम? जीपी डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो परसेंटेज में आ जाता है ना। कभी आपने ये सुना है कि हर 1 रुपए की सेल के ऊपर दो 50 पैसे का ग्रॉस प्रॉफिट होगा? नहीं, क्या होता है? परसेंटेज। नॉर्मली क्या होता है? परसेंटेज। क्योंकि सेल्स और जीपी क्या है? इन टर्म्स ऑफ रुपीज है। तो जब भी आपका बेसिस जो है एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटेरियल, क्या होगा? ये कॉस्ट होगी ना, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो अगर डेटा कॉस्ट का होगा तो आंसर किस में आएगा? परसेंटेज में। यहां पे देखें क्या है? आवर्स, ये यूनिट्स, या आवर्स, या आवर्स। तो फिर जहां पे यूनिट्स होंगे तो वहां पे जो रेट निकलेगा पर यूनिट, पर आवर। ठीक है ना। तो देयरफॉर एस्टिमेटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट लेबर आवर, तो क्या ये परसेंट में निकलेगा? पर आवर का रेट निकलेगा। मशीन आवर पर आवर का रेट निकलेगा। नंबर ऑफ यूनिट पर यूनिट का रेट निकलेगा। तो क्या है? जो भी रेट आएगा रुपीस पर आवर या पर यूनिट। ये किस में आया? इन टर्म्स ऑफ
परसेंटेज में कब आएगा? जब डिनोमिनेटर कॉस्ट हो, जब डिनोमिनेटर आवर्स हो या यूनिट्स हो, तो रेट किस में आएगा? पर आवर। बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन हम इसको नहीं समझते तो गड़बड़ कर जाते। तो सर ओवरहेड, आज की क्लास का सिर्फ बॉटम लाइन क्या है? एक ही, रेट क्या चीज है। सर ये फिफ्थ तो पॉइंट क्या अब मुझे लिखा है बताएं कि फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हमने क्या बुक कीपिंग की? सिर्फ नहीं, हमने रेट समझाओ, रेट है क्या, कैसे कैलकुलेट होता है, क्यों होता है, ये सारी कहानी मैंने आपको आज समझाई। तो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे इंशाल्लाह आपको। और तो ये अब इन चीजों को जहन में रखना जरूरी है। अब इसमें से एग्जामिनर को एक आध चीज पूछता है तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए। सर स्टूडेंट कुछ सवाल कर रहे थे आपसे, तबाही साहब। सर आपने फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ये बताया ना, अप्लाइड। हाँ, अप्लाइड मींस अ बाइट और पीस, और एस्टिमेट पूरा पिज्जा। ये क्या है? ये क्या है? ये जो है एक ओवरहेड एस्टिमेटेड पूरे साल का पूरा पिज्जा, उसके बेसिस पे हम रेट निकाल लेते हैं। अब क्या हुआ कि अब हमने ये कहा था कि हमारे पूरे साल में जो है ओवरहेड लगेंगे 1 मिलियन के। अब उसमें से और हम 50 जॉब के ऊपर काम करेंगे, तो एक जॉब कंप्लीट हो गया, तो आप क्या करोगे? इसमें से कुछ पोर्शन यहाँ पे चार्ज कर दोगे, वो क्या कहलाएगा? अप्लाइड। ये क्या कहलाया? एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड के बेसिस पे आप रेट निकालते हो, फिर रेट को जो आप अप्लाई करते हो वो कहलाता है। तो वो ये पोर्शन फुल एस्टिमेटेड, इसमें से जितना पोर्शन लेके यहाँ पे चार्ज कर दिया, अप्लाइड। जी, जो चेक कर रहा था आपको ये अंदाजा हो गया कि शायद थोड़ी हमें पढ़ाने आता है।